Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from your snapshot book, and the name of chapter is The Tale of Melon City written by Vikram Seth. So आज के इस क्लास में हम क्लास 11th स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसको विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है, वो हम रीड करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्नैपशॉट बुक का लास्ट चैप्टर है और एक्चुअल में ये एक पोयम है जिसको विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है. तो जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नेम क्या है, द टेल ऑफ मेलन सिटी. ठीक है, मेलन मतलब आप लोगों को पता ही है कि मेलन मीन्स क्या होता है, तरबूज. तो एक मेलन सिटी, एक शहर का नाम मेलन सिटी क्यों पड़ा, वो इस चैप्टर को मतलब इस पोयम को जब हम रीड करेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आने वाला है. ठीक है, तो ये जो पोयम है वो किस पे बेस्ड है, तो बोल सकते हैं एक सिटी जिसका नाम मेलन सिटी क्यों रखा गया ये आपको पता चल ही जाएगा, और एक किंग पे बेस्ड है. ठीक है, कि किंग जो रहता है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम एकदम ज़्यादा न्यायवर्दी और बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का रहता है. इसी के बारे में ये पोयम हमको दिया गया है. सो लेट बी स्टार्ट अवर क्लास एंड रीड द पोयम. इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग. अब इसमें हमारे जो इस चैप्टर के पोइट हैं विक्रम सेठ, वो कहते हैं कि जिस शहर का वो गाथा गा रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो राजा रहता है वो एक्चुअल में बहुत ही जस्ट और प्लासिड है. जस्ट मीन्स बहुत ही न्यायवर्दी और बहुत ही शांत स्वभाव का वो राजा है. देन द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्पली वुड स्पैन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. और किंग ने, राजा ने इस बात का प्रोक्लेम किया है, इस बात की घोषणा की है कि वहाँ पे एक आर्क मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक मेहराब या फिर बोल सकते हैं विजय का जो द्वार होता है. तो राजा ने इस बात की घोषणा की है कि एक आर्क मीन्स एक विजय द्वार बनाया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा. दैट ट्रिम्फली वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर टू रेडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. और वो जो आर्क होगा, वो जो विजय द्वार होगा, वो एक्चुअली में बहुत ही ट्रिम्फली मतलब विजय रूप से एकदम गर्वान्वित हो करके बनाया जाएगा. और वही जो द्वार होगा वो मेजर थॉरोफेयर होगा. मेजर मीन्स मुख्य मार्ग होगा वो, जिसके थ्रू क्या होंगे, जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, जितने भी दर्शक लोग हैं, उन लोग एडिफाई होंगे मीन्स अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे. ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इतने को रिपीट करती हूँ आप लोगों को कि हमारे पोइट बोल रहे हैं कि जिस शहर का वो गाथा गाते हैं, उस शहर में जो राजा रहता है बहुत ही न्यायवर्ती और बहुत ही शांत स्वभाव का राजा होता है. और उस राजा ने इस बात की घोषणा की होती है कि एक विजय द्वार बनाया जाएगा, और वो विजय द्वार इतने विजय रूप से, इतने गौरवान्वित रूप से बनाया जाएगा. और वही विजय द्वार क्या होगा, एक प्रमुख मार्ग होगा, जिससे क्या होंगे, सारे जो स्पेक्टेटर से सारे दर्शक जो हैं वो आकर्षित होंगे. ओके, देन फर्दर हमारे पोएट लाइन पे लिखते हैं, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग. और जितने भी वर्कमैन लोग थे, वर्कमैन मीन्स मजदूर, सारे मजदूर लोग जाते हैं और वो विजय द्वार बना देते हैं. क्यों बनाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाते हैं वो क्योंकि उन्हें राजा ने कहा होता है वो चीज़ बनाने के लिए. द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. और उसी थॉरोफेयर में, थॉरोफेयर मीन्स मार्ग, रास्ता, ठीक है, और जो किंग हैं वो क्या करते हैं, उसी मार्ग में रोड डाउन करते हैं, मतलब घुड़सवारी करते हैं, ताकि जितने भी दर्शक हैं वो आकर्षित हो जाएं, एडिफाई हो जाएं मीन्स अट्रैक्ट हो जाएं. देन फर्दर वो अपने पोएम में लिखते हैं, अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन. The ark was built too low a throne. Under the ark, ठीक है, he lost his crown. The ark was built too low. और वहाँ पे जो आर्क बना हुआ होता है, जो विजय द्वार बना होता है, वो काफ़ी नीचे होकर के बना होता है. और वही जो किंग है वो अपना क्रॉन, अपना मुकुट को खो देते हैं. A frown appeared upon his placid face. और उनके शांत वाले चेहरे में, एक शांत सा उनका चेहरा होता है, उसमें एक फ्रॉन दिखाई देने लगता है, मतलब एक तेवर आने लगता है, अब उनको थोड़ा गुस्सा आने लगता है. द किंग सेड दिस इज़ अ डिस्ग्रेस. और राजा ये कहते हैं कि ये क्या है, उनके लिए एक डिस्ग्रेस है. ठीक है, अपमानजनक एक बात है कह सकते हैं हम. द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड. द रोप एंड गैलोज वेयर अरेंज्ड. और आगे ये कहा जा रहा है कि जो
चीफ ऑफ बिल्डर्स है, मतलब उसको निर्माता, बिल्डर्स मीन्स क्या होता है, निर्माता, एंड चीफ मीन्स होता है प्रमुख। तो जो बिल्डर्स का जो चीफ होगा उसको फांसी में लटका दिया जाएगा, और उसको फांसी में लटकाने के लिए सारे रोप एंड गैलोज, रोप मीन्स रस्सी और गैलोज मीन्स क्या होता है, फांसी का जो तख्ता होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बिल्डर्स का चीफ होगा, बिल्डर्स का जो हेड होगा, उसको फांसी में लटका दिया जाएगा, और उसको फांसी में लटकाने के लिए सारी रस्सी और फांसी का जो तख्ता होता है वो सारी चीज़ों की अरेंजमेंट की जाएगी। द चीफ ऑफ बिल्डर वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शॉट, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। और आगे जो बिल्डर्स का जो चीफ है, मतलब उन सभी निर्माताओं का जो प्रमुख है, उसको बाहर लेड आउट मीन्स बाहर प्रस्तुत किया जाता है, और वो किंग को पास करते हुए आगे बढ़ता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ओ किंग, ये किसका गलती है, वर्कमैन का गलती है, मतलब ये मज़दूरों का गलती है, जिसकी गलती आप मुझे समझ रहे हैं वो एक्चुअल में मेरी नहीं, उन मज़दूरों की गलती है। ऐसा कौन बोल रहा है, बिल्डर्स का चीफ बोल रहा है। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग्स। और ये बात सुन करके जो किंग है वो बोलते हैं कि ओ अच्छा ऐसा है, और उसके बाद हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप, रोक देना किसी को, एंड प्रोसीडिंग मीन्स होता है कार्यवाही, मतलब उस बिल्डर को फांसी में लटकाने के लिए जो भी कार्यवाही वहाँ पे की जा रही थी। तो जैसे ही जो किंग है वो सुनता है कि चीफ ये बोल रहा है कि वो मेरी गलती नहीं थी, वहाँ पे जितने भी वर्कमैन मतलब मजदूर लोग काम कर रहे थे उनकी गलती थी, तो ये सुन करके जो किंग है वो डिसाइड करता है कि जितनी भी कार्यवाही हो रही है सबको हॉल्ट कर दी जाए, मतलब सबको रोक दी जाए। Being just and placider now, he said, I must have all the workmen hanged instead. जैसे कि हमको स्टार्टिंग से ही पता है कि जो किंग था वो क्या था, जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, मतलब वो न्यायवर्दी था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। तो राजा ये कहता है कि जितने भी मजदूर हैं सब लोगों को क्या कर दिया जाए, फांसी में लटका दिया जाए। The workman looked surprised and said, "O king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." और ये बात सुन करके जैसे किंग कहता है कि सारे वर्कमैन लोग को फांसी में लटका देना चाहिए, ये बात सुन करके सारे मजदूर लोग एकदम ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और राजा से कहने लगते हैं कि ओ किंग, आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ क्या कि जो भी ब्रिक्स बने हुए थे, जो भी ईंट बना हुआ था, वो एक्चुअल में गलत साइज़ का ईंट बना हुआ था। Summon the masons, said the king. The masons stood there quivering. और जैसे ही वो सुनते हैं कि सारा जो ब्रिक था वो रॉन्ग साइज का बना हुआ था, तो ये सुन करके जो किंग है वो कहते हैं कि समन द मैसन, मैसन मीन्स क्या होते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मिस्त्री को यहाँ पे बुलाया जाए। और जैसे ही मैसन्स लोग ये सुन लेते हैं कि हम लोगों को राजा बुला रहे हैं, तो उन लोग डर के वजह से क्विवरिंग मीन्स काँपने लग जाते हैं। It was the architect, they said. The architect was summoned. अब वहाँ पे कौन आ जाता है, मैसन्स लोग आते हैं डर से कांपते हुए, और उन लोग बोलते हैं कि ये किसकी गलती है, आर्किटेक्ट की गलती है, वास्तुकार की गलती है। और उसके बाद वास्तुकार आर्किटेक्ट को वहाँ पे फिर बुलाया जाता है। Then, well, architect, said his majesty, I do order that you shall be hanged. और उसके बाद जो राजा है वो कहते हैं कि अच्छा, वास्तुकार से ये गलती हुई है और मैं ये ऑर्डर देता हूँ, ये आदेश देता हूँ कि सभी आर्किटेक्ट को क्या कर दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। अब ये बात सुन करके आर्किटेक्ट बोलता है कि ओ किंग, आप एक बात भूल रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ आप भूल रहे हैं। You made certain amendments to the plans when I showed them to you। और आर्किटेक्ट राजा को बोलता है कि आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि आपने कुछ अमेंडमेंट्स किया था। अमेंडमेंट्स मीन्स सुधार। मैंने आपको जो प्लान दिखाया था कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, उसमें आपने कुछ सुधार किया था। ये कौन बोल रहा है, आर्किटेक्ट बोल रहा है राजा से। The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head। अब ये सारी बातें राजा सुन रहा है कि वो आर्किटेक्ट मेरे को ही बोल रहा है कि मैंने कुछ सुधार किया था उनके प्लान में। और ये सुन करके राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, एकदम आग बबूला हो जाता है और वो अपना पूरा टेम्पर खोने लग जाता है, मीन्स अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लासिड किंग,
ही सेड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, लेकिन राजा तो क्या था, एक न्यायवर्दी और शांत स्वभाव का राजा था, इसलिए वो बोलता है कि ये बहुत ही ट्रिकी थिंग है, एकदम पेचीदा मामला है ये। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन द कंट्री, इन दिस कंट्री। अब आगे जो किंग है वो बोलता है कि मुझे कुछ काउंसिल की, कुछ सलाह की, कुछ सलाहकारों की ज़रूरत है, तो इस कंट्री के, इस देश का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको यहाँ ले करके आओ। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉड, नहीं कैरीड टू द रॉयल कोर्ट। अब वॉइसेस्ट मैन जो इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको खोजा जाता है और राजा के महल में ले करके आया जाता है, रॉयल कोर्ट पे, मीन्स उसके शाही दरबार पे। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही। और वो जो वाइसेस्ट मैन उनके दरबार पे लाया जाता है, ना तो वो चल सकता था और ना ही वो देख सकता था, वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और अनुभवी था। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है। और वहाँ पे जो वाइसेस्ट मैन आता है वो थोड़ा सा डरते हुए, कपकपाते हुए, वो डरते हुए आवाज़ में कहता है कि जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी दोषी होगा, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग्ड द क्रॉन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। और आगे ये कहा जाता है कि ट्रूली, हाँ ये सही बात है, जो आर्क था, मीन्स जो विजय द्वार बना हुआ था, वहाँ पे क्या हो जाता है कि राजा का जो क्रॉन है, मुकुट है, वो गिर जाता है और इसी की वजह से जिसने भी ये गलती की है उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, फांसी में लटकाया जाएगा। टू द scaffold the ark was led when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? To the scaffold, scaffold means क्या होता है, फांसी का तख्ता, जहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती है। To the scaffold the ark was led when suddenly a counselor said, अब फांसी के तख्ते पे, मतलब स्कैफोल्ड पे जैसे ही वहाँ पे सुनाया जा रहा था फांसी की सज़ा, वहीं पे एक काउंसिलर कहता है, एक दरबारी ये कहता है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, वॉट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। वहाँ पे एक दरबारी ये कहता है कि हम इतनी शर्मनाक से या फिर इतनी शेमफुली कैसे हम उसको फांसी पे लटका सकते हैं जो कि आपके सर को टच होता है। ट्रू mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud. The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. अब जैसे ये काउंसलर बोलता है कि हम इतनी शेमफुली कैसे उसको हैंग कर सकते हैं, फांसी पे कैसे लटका सकते हैं, तो जो किंग रहता है वो म्यूज्ड मीन्स डीपली थॉट, बहुत गहराई से सोचना। तो जो राजा बहुत गहराई से सोचता है और कहता है कि हाँ ट्रूली सही बात है, और इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे रहता है, सारे के सारे लोग वहाँ पे बहुत रेस्टलेस, बेचैन हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कहने लग जाते हैं। द किंग परसीव देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। और उतने भीड़ में सभी लोगों को किंग जो रहता है वो परसीव्ड कर लेता है, उनके मूड को, मतलब भाप लेता है, ठीक है, अंदाज़ा लगा लेना कि जो भीड़ है या फिर जो लोग हैं वो एक्चुअल में हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। तो जो किंग है वो सभी लोगों के मूड को वहाँ पे भाप लेता है और वहाँ पे इकट्ठे सभी लोगों से वो कहता है, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट द नेशन। और वहाँ पे वो सभी लोगों से ये कहता है कि हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा कंसिडरेशन है, ये जो हमारा विचार है फांसी पे लटकाने का, इसको हम कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जो उन लोग सोच रहे हैं, जो भी उनका विचार है, जिसको वो बहुत ही बारीकी से सोच रहे हैं, उसको वो कुछ दिन के लिए अब पोस्टपोन करना चाहते हैं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमिडिएटली। अब सारे जो क्राउड के लोग हैं उन लोग क्या बोलते हैं कि सभी लोगों को, मतलब जनता जो है वो क्या चाह रही है, न्याय चाह रही है कि जो भी गुनहगार है उसको फांसी की सज़ा दी जाए और फांसी पे लटकाना किसी न किसी को ज़रूरी है और इमीडिएटली मीन्स अभी फांसी पे लटकाया जाए। द नूज वॉज सेट अप सम हेट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। अब क्या होता है नूज़ क्या होता है, जो फांसी का फंदा होता है ना, तो फांसी का फंदा को बहुत ऊपर तक लटकाया जाता है और सभी लोगों को वहाँ पे मेज़रमेंट मीन्स नापने के लिए बुलाया जाता है कि उस फांसी के फंदे तक किसका हेड पहुँच रहा है।
बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फीटेड वन मैन दैट वॉज ऑल। और उतने पूरे भीड़ में सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो उस फांसी के फंदे पे फिट होता है, जो सबसे ज़्यादा टॉल होता है। और वो कौन होता है? ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। और वो कौन होता है? वो खुद किंग होता है, ठीक है, क्योंकि जो फांसी का फंदा लटकाया जाता है वो बहुत ही ऊंचा रहता है और उतने लोगों सभी लोग वहाँ पे वन बाय वन आते हैं, मेजरमेंट करते हैं, लेकिन किसी का सर उस फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचता है। सिर्फ जो किंग रहता है उसका सर उस फांसी के फंदे तक पहुँचता है। और रॉयल डेक्री मीन्स आदेश, ठीक है। तो आदेश के अनुसार क्या होता है? राजा को ही उस फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स फॉर इफ़ इंस्टेड। और वहाँ पे एक मिनिस्टर बोलता है कि भगवान की कृपा है कि कोई ना कोई तो मिल गए। फॉर इफ़ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। और अगर कोई ना कोई नहीं मिलते तो क्या होता? ये जो अनरूली टाउन है, अनरूली मीन्स अनकंट्रोल्ड टाउन, ठीक है, जो कि हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो जो ये अनरूली टाउन है वो क्या हो जाते? राजा के खिलाफ हो जाते। लॉन्ग लीव द किंग द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज़ डेड। फिर वो आगे कहते हैं, एक मिनिस्टर वहाँ पे कहता है कि जो राजा है वो अमर रहे और ये राजा अब मर चुका है। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम। दे पॉन्डर द डिलीमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, ठीक है। यहाँ पे पॉन्डर्ड मीन्स क्या होता है? डीप थॉट, एंड डिलेमा मीन्स होता है आपका कन्फ्यूज़न। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल माइंडेड मैन होता है, ठीक है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम इंटेलिजेंट वाइज टाइप का मैन होता है, वो सारे कन्फ्यूज़न के बारे में बहुत ही डीपली सोचने लग जाता है। और वो हेराल्ड्स मीन्स मैसेंजर्स, जिसके थ्रू मैसेज सेंड करते हैं, sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state। और फिर वहाँ पे हेराल्ड्स को, ठीक है, मैसेंजर्स को ये घोषणा करने के लिए भेजा जाता है कि अब इस शहर के दरवाजे से अगला जो भी इंसान वहाँ से पास होगा वही हमारे इस राज्य का क्या बनेगा? शासक बनेगा। ऐसा उनका रूल हुआ करता था। एज इज़ आवर कस्टम दिस विल बी इन्फोर्स्ड विथ ड्यू सेरेमनी। जो कि इनका ये रिवाज था, तो दिस विल बी इन्फोर्स्ड विथ ड्यू सेरेमनी। और उनका जो कस्टम है कि अब उस सिटी के गेट से जो भी अगला इंसान पास होगा वो उस राज्य का शासक बनेगा। इनके इस रिवाज के हिसाब से सभी चीज़ें ड्यू सेरेमनी मीन्स विधि पूर्वक, बोल सकते हैं विधि पूर्वक सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। A man passed by the city gate. An idiot, the guards cried, wait। अब उस शहर के दरवाजे से एक आदमी जो है वो पास होता है, क्रॉस होता है, और वो बहुत ही मूर्ख रहता है। तो जो भी गार्ड्स लोग रहते हैं चिल्लाते हुए उसको कहते हैं कि रुको। Who is to be the king? Decide। A melon, the idiot replied। और जैसे ही वो इंसान वहाँ से क्रॉस होते रहता है तो गार्ड उन लोगों को बोलता है कि उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ और तुम ये निर्णय लो, ये डिसाइड करो कि अगला राजा कौन होगा। तो वो जो इडियट रहता है, मूर्ख इंसान रहता है, वो रिप्लाई करता है कि एक मेलन, मतलब एक तरबूज जो है वो क्या बनेगा? इस शहर का राजा बनेगा। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन्स। और सभी सवालों का उसका सिर्फ यही जवाब था, मेलन, क्योंकि उसको मेलन बहुत ज़्यादा पसंद था। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन। और उसके बाद जो मिनिस्टर हैं वो उसको बोलते हैं कि आज से आप हमारे राजा हैं, और वो मेलन को क्या कर देते हैं? मुकुट पहना देते हैं। देन दे लेड कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन। और उसके बाद वो क्या करते हैं? मेलन को सिंहासन पे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बैठा देते हैं। देन दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो। और ये काफ़ी समय पुरानी बात है। When now you ask the people, so your king appears to be a melon, जिसमें आज आप लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारा जो राजा था वो मेलन की तरह दिखाई देता था? How did this happen? ये चीज़ कैसे हुई? तब वो रिप्लाई करते हैं, They say, well, on account of customary choice,
इफ हीज मैजेस्टी rejoice in being a melon, that's okay with us, for whom are we to say। और जैसे ही लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा राजा मेलन के जैसा दिखाई देता है, तो ये सब कैसे हुआ, तो उन लोग रिप्लाई करते हैं कि हाँ, हमारा जो कस्टमरी चॉइस है, मतलब हमारी जो रीति रिवाज, जो परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चीज़ हमको फॉलो करना पड़ता है कि जो भी राजा होता है वो जिसको भी चॉइस कर लेगा कि ये अब राजा होगा, ये अब जो रूल करेगा, तो उसको उनको राजा बनाया जाता था। फिर वो आगे रिप्लाई करते हैं कि दैट्स ओके विथ अस, ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम पूछने वाले होते कौन हैं, वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। जब वो हमको हमारी ज़िंदगी में शांति से और आज़ादी से जीने दे रहा है हमारा राजा, तो हम पूछने वाले होते कौन हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइसेस फेयर सीम टू बी वेल इस्टेब्लिश देयर। हियर लाइसेस फेयर मीन्स क्या होता है, मुक्त व्यवहार, ठीक है। तो जो मुक्त व्यवहार मीन्स लाइसेस फेयर का जो सिद्धांत था वो वहाँ पे अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इस तरीके से हमको ये पोयम गिवन है, और इस पोयम में क्या बताया गया है, एक छोटा सा स्टोरी ही बताया गया है, हम कह सकते हैं कि किस तरीके से एक बोल सकते हैं एक फ्रॉन बनाया गया था, जिसके वजह से जो वहाँ पे बना हुआ था आर्क, उसमें राजा का जो क्राउन है, मुकुट है, वो खो जाता है, गिर जाता है, जिसके वजह से राजा को गुस्सा आने लगता है। फिर वो ढूंढता है कि एक्चुअल में इसको किसने बिल्डअप किया, फिर कोई एक का नाम आता है, फिर वो किसी और का नाम बोलता है, इस तरीके से वो चलते जाता है। एट लास्ट किसको फांसी की सज़ा होती है, तो खुद राजा को फांसी की सज़ा होती है। और जिस तरीके से उनका ये कस्टम था, उनका ये रिवाज था कि नेक्स्ट जो भी उस गेट से पास आउट होगा उसको ही राजा बनाया जाता है, या फिर वो जिसको भी चॉइस करता है उसको राजा बनाया जाता था। तो गेट से कौन पास आउट होता है, एक इडियट पर्सन पास आउट होता है, और वो किसको डिसाइड करता है, एक मेलन को डिसाइड करता है। और इसी के लिए इस पोएम का नाम क्या दिया हुआ है, अ टेल ऑफ मेलन सिटी, मतलब एक मेलन शहर की कहानी। तो इस तरीके से हमारा ये पोएम दिया हुआ था। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमको गिवन है उसको हम देखते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में क्या लिखना है, टेल ऑफ मेलन सिटी, मतलब मेलन सिटी, मेलन शहर की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है, अगर आपके माइंड पे कुछ और स्टोरी आता है तो आप इस क्वेश्चन पे वो आंसर भी लिख सकते हैं। सो द आंसर इज वंस अपॉन अ टाइम देयर रेन अ काम किंग। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही शांत राजा रहा करता था। He once wanted to build an ark that would aid the people। और वो एक बार एक विजय द्वार बनाना चाहता था जिससे सभी लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। द किंग्स विश वॉज क्विकली फुलफिल्ड एंड अ ब्यूटीफुल आर्क वॉज बिल्ट। अब जो राजा की इच्छा थी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और एक सुंदर सा विजय द्वार भी वहाँ पे बन जाता है। When the king rode down the thoroughfare, his crown fell from his head and was struck by the ark which was built too low. The king thought it was a disgrace to him and wanted to hang the perpetrator। और क्या होता है, जो राजा है वो उस मार्ग में अपने घोड़े की सवारी करते हुए जाता है, और उस मार्ग में जब वो जाता है तो उनका मुकुट नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो आर्क बहुत ही नीचे बना हुआ होता है। और किंग को ऐसा लगता है कि उनके सर से मुकुट का गिर जाना उनके लिए बहुत ही अपमानजनक बात है, और इसके लिए वो इसको क्या कर देंगे, जो ये बनाने वाला है उसको फांसी पे लटका देंगे। ही कमांडेड द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग। और फिर वो ये कमांड देते हैं कि जो बिल्डर्स का चीफ है उसको फांसी पे लटका दिया जाए। द चीफ देन स्टेटेड दैट इट वॉज द बिल्डर्स फॉल्ट। उसके बाद जो चीफ है वो ये बोलता है कि ये बिल्डर्स की गलती है। द किंग देन शिफ्टेड द ब्लेम टू द बिल्डर्स। उसके बाद जो राजा है वो सारा इल्ज़ाम बिल्डर पे लगा देता है। द बिल्डर देन क्राइड दैट बिकॉज द ब्रिक्स वर लार्जर द आर्किटेक्ट शुड बी हैंग। और उसके बाद बिल्डर बोलता है कि जो ईंट था वो काफ़ी बड़ा बड़ा बना हुआ था, इसलिए आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। एज अ रिजल्ट द आर्किटेक्ट वॉज फाइनली पनिश्ड। और इसका परिणाम क्या होता है कि फाइनली आर्किटेक्ट को पनिशमेंट सज़ा मिलती है। द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट द किंग हैड मेड सम चेंजेस टू द डिज़ाइन ही हैड शोन हिम। और फिर आर्किटेक्ट जो रहता है वो किंग को ये बात का याद दिलाता है कि किंग ने खुद क्या किया था, उस डिज़ाइन पे थोड़ी सी चेंजेस की थी। इट हैड फाइनली टर्न टू फेस द किंग। अब ये बारी किसकी आ जाती है, किंग की बारी आ जाती है, क्योंकि अब एट लास्ट किंग की गलती होती है। He paused for a moment before ordering the soldiers to bring the wisest man in the country। और फिर वो क्या बोलते हैं,
इस कंट्री के सबसे वाइसेस्ट मैन को, बुद्धिमान इंसान को बुलाने के लिए कहा जाता है। दे ब्रॉट एन ओल्ड मैन हु कुड बैरली सी और हियर एज द किंग हैड ऑर्डर। और फिर एक वाइसेस्ट मैन को बुलाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग रहता है, जो कि ना तो देख सकता था और ना ही सुन सकता था। He proposed that the ark be hanged because it was the source of such disgrace, which was immediately implemented। और फिर वो ये बोलता है कि जिसकी भी गलती है उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अपमानजनक बात है। Then one of the ministers disagreed, asking how they could shamelessly hang an ark। फिर वहाँ पे से एक मिनिस्टर जो रहता है इस बात के खिलाफ़ हो जाता है और बोलता है कि हम कैसे एक आर्क को इतनी शर्मिंदगी के साथ सबके सामने फांसी की सज़ा दे सकते हैं। द किंग देन रिवर्स्ड हिज डिसीजन एंड डिसाइडेड टू डील विथ इट हिज वे। और जो किंग रहता है वो अपना डिसीज़न कुछ देर के लिए रिवर्स कर देता है और इस चीज़ से वो बाद में डील करना चाहता है। They said the nation wanted someone hanged right away, so every man was measured and only one man was tall enough to get trapped in the ark, and that man was the king. As a result, he was eventually hanged। लेकिन वहाँ पे जो क्राउड रहता है, वहाँ पे जो लोगों की भीड़ रहती है, उन लोग बोलते हैं कि उनको अभी के अभी क्या चाहिए, न्याय चाहिए। अभी के अभी जिसकी गलती है उसको फांसी पे लटकाई जाए। तो एक फंदा बनाया जाता है, एक एक करके सबका वहाँ पे माप होता है कि कौन उस फंदे तक पहुँच रहा है। और एट लास्ट जो सबसे टॉल होता है, सबसे जिसका ज़्यादा हाइट होता है उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, और सबसे ज़्यादा हाइट होता है खुद राजा का। द कंट्रीज पीपल दैन डिज़ायर्ड अ न्यू किंग। अब राजा को तो फांसी की सज़ा दे दी गई, अब सभी लोगों को एक न्यू किंग की नीड थी। दे आस्क्ड द फर्स्ट पर्सन टू पास थ्रू द सिटी गेट एज इट्स देयर कस्टम। और उनका ये रिवाज था कि उसके बाद जब नया राजा बनाना होता था तो उनका ये रिवाज था कि जो गेट होगा, उस शहर का जो दरवाज़ा होगा, उसमें से पहला इंसान जो भी पास होगा वो राजा बनेगा वहाँ का। Regrettably, the individual was insane. When the soldiers questioned him about who should be the next king, he said, "Who should be the next king?" He said Melon, because he liked them the best. So Melon was finally crowned and placed on the throne. अब वहाँ पे एक इंसान मतलब एक थोड़ा सा इडियट टाइप का पर्सन जो है वो आता है और उससे गार्ड लोग पूछते हैं कि किसको नेक्स्ट किंग बनाया जाए। तो वो उसको मेलन बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो कहता है कि मेलन को एक किंग बनाना चाहिए। और फाइनली एट लास्ट मेलन को क्या कर दिया जाता है, सिंहासन पे बैठा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये पोएम का स्टोरी दिया हुआ था जिसको हमने इस वर्ड में लिखे हैं। आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। What impression would you form of a state where the king was just and placid? आपको क्या इंप्रेशन, आप किस बात की कल्पना करते हैं? जैसे कि हमको इस पोएम बताया गया है कि जो राजा था वो बहुत ही न्यायवर्दी और शांत स्वभाव का राजा था। एंड द आंसर इज अ स्टेट इन विच द किंग इज जस्ट एंड पीसफुल विल नॉट बी सिक्योर। ठीक है, इस तरीके से कि जो किंग बहुत ज़्यादा जस्ट और पीसफुल था वो एक्चुअल में सिक्योर नहीं होता। इट इज़ द सेम इन द स्टेट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। जिस तरीके से सेम हमको इस पोएम में बताया गया है कि जो राजा था वो बहुत ही शांत और न्यायवर्दी था, तो ये एक्चुअल में सिक्योर नहीं होता है। द किंग वॉज सो स्टूपिड दैट ही कन्विक्टेड हिमसेल्फ टू डेथ फॉर नो रीज़न। इस पोएम में हमने देखा कि जो राजा था वो एक्चुअल में मूर्ख था, क्योंकि बिना कारण के उसने खुद को क्या दे दी, फांसी की सज़ा दे दी। ही फेल्ट इनसिक्योर इन द एक्शन ही टूक एंड केप्ट चेंजिंग देम। वो अपने बोल सकते हैं डिसीज़न पे अटल नहीं रहता था, वो अपने डिसीज़न क्या कर देता था, चेंज कर दिया करता था। इन सच ए स्टेट नो राइट डिसीजन कैन बी मेड एंड नो सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली। और इस तरीके से कोई सही फैसला नहीं लिया जा सकता और ना ही कोई भी सिचुएशन को वो ठीक तरीके से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। आपके हिसाब से पीस और लिबर्टी मतलब शांति और आज़ादी को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? द आंसर इज़ आई बिलीव दैट इन ए स्टेट पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन्ड। हमें इस बात पे यकीन है कि स्टेट मीन्स अवस्था, शांति और आज़ादी जो है वो मेंटेन की जा सकती है। पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बाय इन्फोर्सिंग रूल्स एंड मेकिंग डिसीजन दैट बेनिफिट द पीपल। ठीक है, मतलब कुछ नियम और कुछ ऐसे फैसले लागू करके जो कि पीपल के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। हाउएवर no law can be enacted that benefits everyone because what appears to be correct to one person may not be correct to another। और इस तरीके का कोई नियम नहीं बनाना चाहिए जो लोगों को कोई भी बोल सकते हैं कि बेनिफिट ना दे, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारा जो एक रूल है
हो सकता है वो किसी एक इंसान के लिए तो सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी सही हो। एज अ रिज़ल्ट लॉ शुड बी ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट दे बेनिफिट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सो परिणाम के तौर पे हमको ये मिलता है कि नियम इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसका जो लाभ है या फिर उसका जो फ़ायदा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाय डिसमिनेटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल थ्रू ऑल अवेलेबल मीन्स। सभी लोगों के बीच में एकता की भावना होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोएम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। इस पोएम में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को आपको हाईलाइट करना है जिससे हमको ह्यूमर और आयरनी मीन्स हास्य और विडंबना दिखाई देती है। एंड द आंसर इज देयर आर अ फ्यू इंस्टेंस इन द पोएम वेयर ह्यूमर एंड आयरनी आर हाईलाइटेड। और वो कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका द किंग हु चेंज हिज माइंड आफ्टर हियरिंग ईच पर्सन ही सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। ठीक है, ह्यूमर और आयरनी मीन्स हास्य और विडंबना कौन कौन से लाइन में दिखाई देता है? तो फर्स्ट लाइन तो यही था, जब राजा क्या करता था, किसी का भी बात सुनता था और वो क्रिमिनल ही बदल देता था। मतलब वो आके बोलता था कि इसकी गलती है, फिर वो आके बोलता था कि इसकी गलती है, तो इस तरीके से वो क्रिमिनल ही चेंज कर दिया करता था। द वाइस मैन्स एडवाइस टू हैंग द आर्क। और जो वाइस मैन का एडवाइस क्या था कि वो आर्क को ही लटका दिया जाना चाहिए फांसी पे। और एक और लाइन था, फाइनली द मेड मैन सजेशन दैट दे मेक अ मेलन एज देयर किंग। और जो वो पागल सा आदमी था वो ये सजेशन देता है कि एक तरबूज को राजा बना देना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लाइंस थे जो कि एकदम हास्यजनक थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टेल ऑफ मेलन सिटी हैज़ बीन नरेटेड इन अ वर्स फॉर्म। ये जो पोएम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये कौन से फॉर्म में नरेट किया गया है, कौन से फॉर्म में बताया गया है? वर्स फॉर्म में, मतलब रूप और छंद जो हम पढ़ते हैं। दिस इज़ अ यूनिक स्टाइल विच लैंड्स एक्स्ट्रा चार्म टू एन एंशियंट टेल। और ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है कि प्राचीन जो कहानी है उसको दर्शाने या बताने के लिए। फाइंड सिमिलर एग्जाम्पल इन योर लैंग्वेज, शेयर दैम इन द क्लास। और आपको इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें हमको स्टोरी बताया गया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक उदाहरण, कहानी का एक उदाहरण अपने भाषा में लिखना है और अपने क्लास में शेयर करना है। तो ये आंसर स्टूडेंट आप लोग खुद करेंगे, आप लोग खुद स्टोरी ढूंढेंगे और अपने क्लास में शेयर करेंगे। सो इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारे ये चैप्टर, हमारा ये बुक भी कंप्लीट होता है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और अब तक के सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।